हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए 12th क्लास का चैप्टर 7 जिसका नाम है ओ सदा नीरा, उसका क्वेश्चन आंसर लाए हैं, जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और व्याकरण सहित सारा फुल डिटेल्स के साथ क्वेश्चन आंसर बनवाए हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम में कम टाइम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो एग्ज़ाम में। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पहले हम इंट्रो देख लेते कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ये गद्य खंड का चैप्टर 7 है जिसका नाम है ओ सदा नीरा। इसका मतलब होता है जल से सदैव परिपूर्ण नदी, एक ऐसा नदी जो जिसमें हमेशा जल परिपूर्ण रहे, कभी भी जल खाली नहीं हो, हमेशा जल से भरा हो। ओ सदा नीरा का मतलब होता है। जिन्होंने लिखा है जगदीश चंद्र माथुर, जिनका जन्म हुआ है 16 जुलाई 1917। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 1 नंबर इससे बनता ही बनता है। आपको 1 नंबर नहीं, सॉरी 2-3 नंबर बन सकता है। पहले आपसे पूछेगा कि ओ सदा नीरा का लेखक कौन है, तो आप बता सकते हैं जगदीश चंद्र माथुर। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1917। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि इसका निधन कब हुआ था, तो 14 मई 1978। ये तीनों क्वेश्चन अपने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तीनों चीज़ आपको ध्यान रखना ही रखना है। ऐसे हर चैप्टर वाइज आपको लास्ट में मैं जब वीडियो इसका सारा जितना भी हिंदी है सारा लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद मैं सारा चैप्टर वाइज जितने भी लेखक जिन्होंने लिखा है सबका डालूंगी ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। लेखक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमेशा हर चैप्टर वाइज आप याद रखते जाइए। जैसे हम हर वीडियो में सबसे पहले लेखक का नाम बता देते हैं, इनका जन्म बता देते हैं, निधन बता देते हैं, इसी तरह इस चैप्टर में भी बताए हैं। और ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा। बहुत कम टाइम, बार बार हम बोल रहे हैं कि अब आपके पास टाइम नहीं है। अब अपना कीमती समय हमेशा पढ़ने में लगाइए, इधर उधर पे ध्यान मत भटकाइए। चलिए, इसमें सारा क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है और हिंदी व्याकरण से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके चैप्टर में टोटल क्वेश्चन डाला गया है। तो हम शुरू करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। लास्ट में मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कहीं जाइएगा नहीं, पहले पूरा क्वेश्चन पूरा वाच कीजिए धीरे से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला नंबर, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है। ये जो चैप्टर है जो बिहार के चंपारण ज़िले के बारे में बताया गया है कि उस चंपारण ज़िले में पहले जो था नदी किस हाल में था और आज के नदी किस हाल में है, इसी पर पूरा चैप्टर डिपेंड है। और इसी के बारे में बताया गया है कि कब कैसा हुआ था, पहले ज़माने में कैसा क्या संस्कृति था और आज के ज़माने में क्या संस्कृति है हमारे नदी के प्रति, हमारे जल के प्रति। हम जो आज बिहेव कर रहे हैं अपने नदी के साथ, अपने जो हमारा जो बाढ़ आ रहा है, तांडव कुछ भी हो रहा है, आज का क्या प्रॉब्लम है, क्या किस वजह से ऐसा घटना हो रही है, पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, आज क्यों हो रहा है। सारा चैप्टर इस चंपारण ज़िले पर डिपेंड है। जो आज बताया जा रहा है गंडक नदी के बारे में, जो चंपारण ज़िले में पहले गंडक नदी बहा करता था और उसमें अब आज क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो गया है, पहले क्या ऐसा था। तो चलिए हम क्वेश्चन के साथ आज पूरा आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। ऐसा हम एक्सप्लेन दिए हैं जो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। अगर किताब भी नहीं पढ़ेंगे तो आपको पछतावा होने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्वेश्चन के साथ साथ पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। कह रहा है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। बिहार का चंपारण जिला है जिसमें बाढ़ जो आया है एकदम प्रचंड रूप आ गया। इसका वजह क्या है। पहले भी पानी था, तो पहले बाढ़ का प्रचंड रूप नहीं था, एकदम दानव रूप नहीं था। लेकिन आज जो हो रहा है बाढ़ के वजह से प्रचंड रूप ले रहा है, बहुत ही तबाही मच रही है, आपदा आ रही है। इसका वजह क्या है, क्वेश्चन का मतलब यही है। आप क्वेश्चन समझ लिए होंगे। अब हम आंसर आपको दे रहे हैं, आप आंसर सुनिए क्या दे रहे हैं हम। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगलों का कटना है।
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आज बाढ़ आ रही है तो इसका मेन रीज़न होता है कि जंगल की कटाई। और जंगल जो रहता है हमेशा जो मिट्टी को जकड़ के रखता है और उससे पानी को बहाव कम होता है और उसमें पानी अपना जो जरूरत रहता है जंगल को तो वो अपना लिए सुखाए रहता है, लेकिन ये मेन वजह है कि पानी को नहीं रोक पाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आ जाती है। यहाँ पर कह रहा है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जंगल का कटना है। जंगल के वृक्ष जल को अपनी जड़ों में थामे रहता है। मेन जैसे अगर पेड़ पौधा रहेगा तो उसका जड़ भी रहेगा और जड़ वो जल को क्या करेगा? अपने अंदर वो पकड़ के रखेगा, अपने जड़ में दबाए रखेगा, जल को अपनी जड़ों में थामे रहता है, जिससे नदी की धाराओं को संतुलित करने का काम करती है। परंतु जब जंगल नहीं तब ना हो तब नदियाँ प्रचंड कालिका रूप धारण कर लेती है। देखिए जब जंगल ही नहीं रहेगा तो एकदम पूरा नदी जो है बहाव एकदम पूरा फ्लो में होगा, फुल फ्लो होगा, फुल जैसे मर्जी तैसे। अब रोक ना उसका जो तेज़ी से बहाव होता है वो धीमी नहीं होगा, न उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं रहेगा। जंगल रहेगा तो ही ना जंगल का जो धारा आता है स्पीड में, फुल स्पीड में, उसका स्पीड कम कर देता है, लेकिन उसको रोकने वाला ना टोकने वाला कोई नहीं रहता है, तो जो बाढ़ का रूप ले लेती है। एक आम सी नदियाँ एक थोड़ा सा पानी होने पर भी क्या हो जाता है? ये बाढ़ का रूप ले लेता है। तो इसका वजह क्या है कि आज जो है चंपारण में, या चंपारण नहीं मतलब एक सब कहने का लायक है कि मतलब हर जगह बाढ़ आने का रीज़न क्या है कि वृक्षों की कटाई हो रही है, जिससे वजह से कोई जो पानी का जो फ्लो होता है उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है और बाढ़ का रूप ले लेता है और प्रचंड रूप ले लेता है, भयानक रूप ले लेता है, यही कह रहा है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का आशय क्या है? देखिए इस बात क्वेश्चन को पहले आप समझ जाएंगे ना तो हर क्वेश्चन का आंसर जो रहता है क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। तो इतिहास की जो हमारा प्राचीन जो है कीमियाई, पहले कीमियाई का मतलब होता है, कीमी मीन्स होता है रसायन, केमिस्ट्री प्रक्रिया यानी रासायनिक प्रक्रिया का आशय क्या है? कीमियाई मतलब केमिस्ट्री आप समझे होंगे, जो 10th में पढ़े होंगे। अगर अभी तो आप नहीं, जो आर्ट्स स्टूडेंट है या जो साइंस स्टूडेंट है तो वो समझते होंगे कीमियाई केमिस्ट्री से बना होता है। जो केमी मीन्स होता है रसायन, आई मीन्स होता है प्रक्रिया, मतलब कि रासायनिक प्रक्रिया का क्या आशय है, इतिहास की रासायनिक प्रक्रिया। तो क्वेश्चन समझ हो गया। अब चलिए हम आंसर आपको समझाते हैं कि कीमियाई प्रक्रिया होता क्या है। चलिए एक आंसर देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पारे को सोने में बदलने की एक कला है। पारा एक धातु होता है जिसमें वो क्या होता है, सोने को बदला जाता है, सोने को बदला जाता है सोने के रूप में, जिसमें पारे को विलेपनों के साथ उच्च तापक्रम पर गर्म करने से यह अपना रूप बदलकर सोना में बन जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो पारा जो लिक्विड फॉर्म में होता है। आप पढ़े होंगे, अगर साइंस स्टूडेंट हैं या अगर 10th में आप पढ़े होंगे कि पारा जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, जो रूम के टेम्परेचर पर हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो उसको ऐसा इस ताप पर गर्म करना होता है, कुछ उसमें मिला देने के बाद विलेपनों के साथ कुछ ऐसा विलयन मिलाया जाता है उस हाई टेम्परेचर पर, तो वो उसका रूप होता है बिल्कुल बदल जाता है, एकदम सोना बन जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कीमियाई प्रोसेस। कीमियाई प्रोसेस बोलते हैं कि पारे को जब हम सोने में बदलने की कला को क्या कहते हैं, कीमियाई। ये ऐतिहासिक प्रक्रिया है, एक बहुत ही पुराना है जो बोल रहा है इतिहास का ये कीमियाई प्रक्रिया क्या है। तो इसका मतलब ये है, वो समझाना चाहते हैं कि कोई पारा जो रहता है जो सोना में बदल जाता है, इसका आशय क्या है। तो इसका आशय है कि जिस प्रकार पारा दूसरे पदार्थ के संगम से एक अलग पदार्थ बना देता है, उसी तरह सुदूर दक्षिण की संस्कृति और रक्त इस प्रदेश की निधि बनकर एक अन्य संस्कृति का निर्माण कर दिया है। देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार एक धातु दूसरे धातु से मिलकर एक अलग ही पहचान बनाती है, उसी तरह कह रहा है कि जिस तरह हमारा जो चंपारण था और इसमें जो दक्षिण के लोग आए थे अपना संस्कृति लेकर के, वो अलग ही संपत्ति बना। निधि मीन्स क्या होता है, संपत्ति, अलग ही संपत्ति, अलग ही संपदा बनाकर एक अन्य संस्कृति का निर्माण करे। दोनों मिलने के बाद क्या होता है कि अलग ही कल्चर बन जाता है। किसी दो आदमी के मिलने से, जैसे दो पदार्थ मिला तो दो अलग ही सोना बन गया,
इसी तरह कह रहा है कि जैसे दक्षिण का आदमी आया और चंपारण क्या है, बिहार के उत्तर पश्चिम में है, तो उत्तर पूर्व में, सॉरी उत्तर पश्चिम में है। तो इस तरह बोल रहे हैं कि उत्तर पश्चिम का आदमी और जो दक्षिण से आए हैं जो लोग, उसका संस्कृति, दोनों का संस्कृति मिलके एक अलग ही संस्कृति बन जाती है। इसी को क्या कहते हैं हम, किमियाई प्रोसेस कहते हैं, जो पारा और सोना से इसमें हमको दिखाया गया है। पारा और सोना के साथ जो पारा और क्या करते हैं और अलग विलेपन के साथ मिलने से जो सोना का रूप ले लेता है, इसी तरह जो उत्तर पश्चिम का लोग और दक्षिण का जो लोग है उसका संस्कृति मिलने से क्या होता है, अलग ही संस्कृति का निर्माण कर देता है। आप समझ गए होंगे कि दो आदमी के दो अलग चीज़ से मिलने से अलग संस्कृति का पैदा होता है, इसी को हम कहते हैं किमियाई प्रोसेस। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। धागर शब्द का आशय क्या है? धांगर जो है इस शब्द का मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। आपको अगर नहीं टाइम है तो आप नहीं लिखिए, लेकिन क्वेश्चन को फुल वॉच करके आप हर क्वेश्चन को समझिए, आंसर समझिए। आपको इसी वीडियो में आप इस चैप्टर का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आपको कोई डाउट भी नहीं पढ़े तो हमको चिंता हो रही है कि हाँ हमको जवाब दे पाएंगे, आप सारा जवाब दे पाएंगे। आप अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए, ध्यान से गौर से सुनिए, आपको दिक्कत ही नहीं होगी एग्जाम में। अगर दिक्कत होती है, अगर एक बार में नहीं समझ तो आप 2 बार देख लीजिए, आपकी फ्यूचर की बात है। अगर आप अभी नहीं मेहनत करेंगे तो आप टाइम नहीं है, अब 1 महीना ही जीत तोड़ करके मेहनत कीजिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाए और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धागर शब्द का आशय क्या है? तो इसका आंसर देखिए, धागर शब्द का अर्थ होता है ओराव भाषा में है जो भाड़े का मजदूर होता है। धागर शब्द का मतलब क्या होता है? भाड़े का मजदूर। धागर एक आदिवासी जाति है जिसमें 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के इलाके में लाया गया था। समझिए क्या कह रहा है कि धागर एक आदिवासी जाति है जिसका मतलब क्या होता है, भाड़े का मजदूर, जो भाड़े पर इसको बुलाया गया था। किस लिए? 18वीं शताब्दी में जो नील की खेती के सिलसिले में। आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों ने हमारे जो बिहार में बहुत ही जगह नील की खेती, खास करके चंपारण में बहुत जगह नील की खेती हो रहा था, वहाँ पर 3 कठिया प्रोसेस भी चलाया गया था, जिसका बहुत सारे चंपारण में जो रामचंद्र शुक्ल थे जो गांधी जी आकर के उसको विरोध किए थे, तो ये नील की खेती के लिए उसको बुलाया गया था मजदूर को, उसे हम कहते हैं धागर। सब वहाँ शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है जो नील की खेती के लिए सिलसिले में दक्षिण बिहार के इलाके का पूछ जाएगा कि कहाँ से, तो दक्षिण बिहार के इलाके से कहाँ, चंपारण में बुलाया गया था। धागर जाति आदिवासी जातियों ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज है। पूछ सकता है कि किस जाति के वंशज है, तो ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज है। लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते, वो इसका वंशज तो है लेकिन ये मानते नहीं हैं। धागर मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं और दूसरों के साथ भोजपुरिया मधेसी भाषा अपने में जैसे वो लोग मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं, लेकिन दूसरे के साथ या किसी अननोन पर्सन से वो भोजपुरिया मधेसी में बात करते हैं। इनका जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है, वो अपना मगन में रहते हैं। और जो भाड़े का मजदूर है, वो देखते होंगे मजदूर आदमी दिन भर काम किया और अपना भर रात अपना मगन में रहा, उसको कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह एक बताया गया कि ओराव जाति मतलब धराव, यहाँ पर क्या है, धांगर शब्द का क्या अर्थ है, तो धांगर शब्द का मेन चीज़ है कि भाड़े का मजदूर। और भाड़े का मजदूर एक ऐसा जाति है जो ओराव जाति से बिलोंग करता है, जो इसी का वंशज है, लेकिन वो बोलते हैं कि हम उसका वंशज नहीं है, हम आदिवासी नहीं हैं, लेकिन हम अलग ही कैटेगरी की हैं। उनका भाषा होता है मिश्रित ओराव भाषा में और दूसरे से बात करते हैं भोजपुरिया मधेसी भाषा में। और उनका जीवन एकदम आनंदपूर्णक है, अपना मगन में रहते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बस एक जाति के बारे में बताएंगे कि इसका आशय क्या है, तो भाड़े का मजदूर। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। थारुओं की कला, देखिए एक थारू ये भी एक जनजाति है जो ऐसा कलाकारी दिखाते हैं, इतिहास की बात बता रहे हैं, इतिहास में ऐसा कलाकारी दिखाते हैं इसको, जो बहुत ही अच्छा कलाकार है, जो उनमें क्या अच्छाई है, क्या ऐसा कला दिखाते हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं परिचय देने के लिए। जो हमारे पाठ में दिया है, पाठ के आधार पर जो हमारे बुक में दिया गया है, ऐसा बताइए कि थारुओं की कला। थारू एक जनजाति है जो चंपारण में रहता है। देखिए थारू की हम क्या दिए आंसर, देखिए
थारुओं की कला उनके दैनिक जीवन का अंग है। मतलब जो भी होता है ना उसके दैनिक जीवन में, वो सब उसका कलापूर्ण से ही सारा कुछ है, जो उनके कलाकारी से ही होता है। मतलब जो भी करते हैं अपना कलाकारी के साथ। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सिंह का बनाया जाता है। देखिए जैसे अभी जो धान होता है तो सिंह का एक पौधा होता है जिससे डलिया जैसा बुना जाता है, उसी को कहता है कि सिंह का बनाया जाता है, जिसमें वो धान रखते हैं। उसमें कई तरह के रंगों तथा डिजाइनों का प्रयोग होता है। इसमें कई तरह का रंगों और डिजाइनों का प्रयोग होता है। सिंह की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगाई जाती है। देखिए अभी भी हमारे गांव में जो गांववासी है वहाँ भी मतलब डलिया बीन करके उसमें झालर से सजाया जाता है, जिसमें वो कुछ सामान रखने के लिए उपयोग होता है। लेकिन पहले ज़माने क्या होता था कि धान सब रखा जाता था, कुछ भी सामान रखा जाता उसमें सीप का झालर बना करके लटकाया जाता था। कलाकारी का मेन कार्य है कि आप जानते क्या हैं कि उसका कला क्या क्या था, तो वही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। झोपड़िया में प्रकाश के लिए जो दीपक लगाए जाते हैं उनकी आकृति भी कलापूर्ण होता है। मतलब डेली लाइफ का जो भी काम होता है वो कला से ही होता है। मतलब वो एकदम कलाकारी सजा सजा करके काम करते हैं। अब देखिए झोपड़िया जो होता है उसका वो इसमें दीप रखने वाला होता है। पहले ढिबरी रखा जाता था, एक ऐसा डिजाइन करके रखा जाता है एकदम अच्छे से सुंदर से कलाकारी के साथ उसको रखने वाला जगह बनाया जाता है, ताकि दीपक लगा रखे तो डिजाइन के साथ रखा जाता है। और उनकी आकृति भी कलापूर्ण, जो बता दिए कि एकदम आकृति एकदम कलाकारी से। शिकारी और किसान के काम के लिए जो पूर्ण पदार्थ मूंज से बनाए जाते हैं उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिखाई पड़ता है। अब देखिए जो काम अब वो बोल ही दिया, पहले ही बोला है किताब में कि उनका दैनिक जीवन मतलब खाना पीना उठना रहना सोना जो भी काम होता है वो अपने काम से अपने से अच्छे से कलाकारी जो भी उसको यूज में आता है अच्छे से वो चीज़ अपने से बना करके वो उपयोग करते हैं। जैसे शिकार करना हुआ तो उसके लिए भी कुछ भी यंत्र बनाएंगे तो अपना से ही मूंज से, देखिए मूंज से बनाए जाते हैं। और सौंदर्य और अपने जो भी श्रृंगार वगैरह करते हैं उसके भी कलाकारी से बना करके अच्छे से दिखाया जाता है, दिखाई पड़ता है। लेकिन सबसे मनोहर था कि नववधू का एक अनोखा अलंकरण जो मात्र आभूषण ही नहीं था। देखिए आभूषण की कोई बात ही नहीं है, ये लोग अपने ही पेड़ पौधा या सूखे कुछ चीज़ से अपना बना ले। जैसे मूंज का हुआ, सिंह का हुआ। पहले ज़माना में मूंज होता था जो बाद में जैसे कि खेत वगैरह में होता है, जो यूज करके कुछ भी घास टाइप का होता है उसको अच्छे से कलाकारी बना करके टोकरी बनाना, फूल बनाना, घर बनाना, यही सब इसका कलाकारी था। और सबसे जो नया कन्या जो शादी ब्याह होता है उसको बिना आभूषण है ही नहीं हो, और उसी चीज़ से अपने जंगली ही चीज़ से अच्छी तरह से सजा देना। और नववधू जब पहली बार अपने पति को जैसे कि कोई हस्बैंड खेत का काम करें तो वो क्या उस सब का नियम था, उस सब का जो था नियम की जो भी नया नवेली दुल्हन है उसको खाना या नाश्ता पहुंचाने के लिए अपने हस्बैंड को खेत भेजा करते थे। जैसे देखिए पहली बार अपने पति के खेत में खाना लेकर जाती तो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीढ़ा, जैसे कि कोई भी सामान रखने के लिए एक बिड़िया टाइप का जो बनाते हैं या अंदर में जो कोई भी टोकरी रखे इसके अंदर भी एक कुछ ऐसा पीढ़ा बोलते हैं, उसे पीढ़ा बना करके रखते हैं। सुंदर पीढ़ा रखती है जिसे 3 लटें, जैसे इसमें पीढ़ा एक ऐसा सामान रखने वाला होता है जो सर के ऊपर रहता है, उसमें 3 गो लट जैसा बेनिया की भांति लटकती रहती है। और हर लट में सीपों और एक बीज विशेष के सफ़ेद दाने पिरोए होते हैं। और हर जो लट जो 3 गो लट रहता है उसमें अच्छे से एक बीज जैसे सफ़ेद दाने करके मिला करके सजाए रहते हैं। पीढ़े के ऊपर सिंह की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता है। देखिए पहले टोकरी रखने के लिए एक पीढ़ा बनाया जाता है, जिसे पीढ़ा बोलते हैं, जो माथे के ऊपर रहता है ताकि टोकरी जो रहे स्टेबल रहे, गिरे नहीं। उसके ऊपर जो टोकरी बनाया जाता है वो सिंह का बनाया जाता है ताकि उसमें खाना जो ले जाता है, कुछ भी अपना दिनचर्या जो भी काम करते हैं ना, जो भी चीज़ रखने के लिए सोने के लिए वो खुद से बनाते हैं, खुद मैनमेड होता है, वो खुद अपना से बनाता है, कोई आर्टिफिशियल कोई मशीन नहीं, खुद से वो सब कुछ कलापूर्ण से टोकरी बना करके भोजन रखा होता है। टोकरी के दोनों से
दोनों हाथ से, यहाँ पर लिख लीजिएगा, दोनों हाथ से संभाले जब लाज भरी वधू धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ती है तो सीप की बेनियाँ रजत कंकानों की भती झंकृत हो उठती है। और जब ये खाना, जब नए नए वेली दुल्हन अपने हस्बैंड को खेत पे ले जाती है नाश्ता करवाने, तो ऐसे ही सजा सजा करके नया नया चीज़ टोकरी बना करके उसमें खाना रख जाता है और हाथ से पकड़े रहती है, तो सबको लगता है कि एक नई नवेली दुल्हन जा रही है, जो बहुत ही सुंदर कलापूर्ण कलाकृति है। जो ये सब कुछ अपना डेली लाइफ का जो भी घटना घटित होता है सब अपना से ही खुद से बना करके, चाहे खाना का बर्तन क्यों न हो, चाहे खाना रखने वाला बर्तन क्यों न हो, चाहे घर में सोने के लिए कोई घर क्यों नहीं हो, चाहे दिया जलाने के लिए कोई सामान कहीं या कहीं दीवार में जगह क्यों नहीं हो, सब खुद से कला करती है, सब खुद से बनाती है और एक सुंदर सुंदर बनाती है जिससे देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है। यही कह रहा है क्वेश्चन में कि थारुओं की जो कला है, जो आप क्या जानते हैं इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ऐसा दिया गया था किताब में, आप एक बार इस क्वेश्चन को और पढ़ लीजिए ताकि आपको जब भी एक्सप्लेन करने के लिए आए एग्ज़ाम में तो जो मेन पॉइंट है उसका पॉइंट नहीं छूटे, और पढ़ लीजिए ताकि अच्छा लगेगा। एक बार हम बता दिए, आप फिर से एक बार इस चीज़ क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में कि उसका कला क्या था, आप बताइए हमको। जो आजकल जो पहले वाला कला है सब भूलते गया है, सब क्या होता है कि मशीन का सब कुछ यूज होता है, मशीन से ही सब कुछ होने लग गया है, और जो हाथ का कलाकारी है वो सब कोई यूज नहीं करता है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है याद दिलाने के लिए, ताकि हम सब भी हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा दादी थे, वो सब भी हाथ से भी बिना करके बिना सामान से ही यूज करते थे। तो वो आ सकता है कि क्या इम्पोर्टेंट था, पहले लोग क्या कलाकारी दिखाते थे, तो ये पूछ सकता है। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बार और पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? अंग्रेज तो अत्याचार नीलहे किसान पर क्या, हर जितने भी भारतवासी थे सब पर अत्याचार करते थे, और ख़ास करके ये चंपारण की बात है। तो चंपारण में हम जानते थे कि नील की खेती कराया जाता था, जिसकी वजह से बहुत ही अत्याचार होता था। तो क्या अत्याचार होता था, तो देखिए आंसर में हम क्या बताए हैं। अंग्रेज नीलहे किसानों पर बहुत से अत्याचार करते थे, उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। हर 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए हर किसान को मजबूर किया जाता था। देखिए इसे हम 3 कट्ठिया प्रणाली भी बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे 10th में भी, और 11th के या 12th के हिस्ट्री में भी दिया हुआ 3 कट्ठिया प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हर 20 कट्ठा पर क्या होता था, 3 कट्ठा नील खेती के लिए उसको कहा जाता कि उसको करना ही करना है। अगर आप 20 कट्ठा खेत में अगर आप कोई धान या गेहूं उपजा रहे हैं तो आप 3 कट्ठा उसको छोड़ दीजिए नील खेती के लिए, और मजबूर करके कराया जाता कि आप नहीं करेंगे तो आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। बहुत ही शोषण होता था। इन गोरे ठेकेदारों ने बहुत कम अदायगी, क्या होता है कम अदायगी मतलब कम असूली में हमारे हज़ारों एकड़, अदायगी में होता है वसूल करना, मतलब कम वसूलों में हज़ारों एकड़ ज़मीन ले ली। और एक तो ज़मीन जो हमारा ज़मीन नहीं रहता था, जितने भी ज़मीन रहता था वो ज़मीन हड़प करके वो अपना करवा देते, मेरा ही ज़मीन और मैं हमको ही मेहनत करके और खुद उनको देना पड़ता था, और खुद का ज़मीन पर हमको खुद टैक्स देना पड़ता था। इस तरह अत्याचार होता था पहले। अंग्रेजों ऐसा अत्याचार करते थे, बहुत ही अत्याचार सहे हैं हमारे पूर्वज ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे जितने भी पहले थे। इसके अलावा किसानों की कई तरह के कर तथा नजराने भी देने पड़ते थे। इतना शोषण तो कहीं भी नहीं किया होगा जितना हमारे भारतवासियों ने सहा है, कि कुछ भी अगर हमारा जो अंग्रेज़ का जो भी शासक रहता था, अगर वो बीमार भी पड़ते थे तो उसके लिए नजराना हम लोग को खुद देना पड़ता था, हमारे किसानों से ही लिया जाता था। हमारे जितना भी हम लोग खाना उपजाए, जो भी हमारा जो भी उपजता था, तो उसका सिर्फ हम लोग को आधा % ही मिलता था, 1/10 करके या 1/2 करके ऐसा ही मिलता था, और पूरा उसके लिए हमको टैक्स भी देना पड़ता था। और नील की खेती के लिए समझते हैं कि नील खेती जो होता है बंजर कर देता है ज़मीन में, तो वो हमारे टाइम में उतना, जब भी हम खेती करते थे तो उतना उपजता भी नहीं था, उसके लिए हमको जितना उपजा नहीं उतना हमको टैक्स भरना पड़ा था। बहुत ही भुखमरी स्थिति था, बहुत ही दयनीय स्थिति हो गया था हमारे किसानों को, बहुत ही
खराब स्थिति, मजदूर तो और भी बेकार स्थिति जी रहे थे, बहुत ही शोषणपूर्ण। कुछ भी होता था तो हम लोग को खुद टैक्स देना पड़ता, हर कदम कदम पर टैक्स बांधे हुआ था अंग्रेज ने, और बहुत ही अत्याचार हो रहा था। यही बोल रहा है कि नील वाला जो किसान था उस पर क्या अत्याचार करे थे, तो बहुत ही जो अत्याचार है वो तो हम बता दिए, लिख दीजिएगा अच्छे से आप, जो इतना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम बता दिए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। गंगा पर पुल बनवाने में अंग्रेज़ों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? जो गंगा नदी था उस पर पुल नहीं बनवाया करते थे, पुल नहीं बनवाने, इतना काम किए लेकिन गंगा नदी पर वो चाह रहे थे कि हम पुल नहीं बनवाए, इसका क्या रीज़न था? तो आंसर देखिए क्या दिए हम। गंगा पर पुल बनवाने में अंग्रेज़ों ने इसलिए दिलचस्पी नहीं ली ताकि दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुँचे। देखिए चंपारण जो था, चंपारण जगह वो थोड़ा वहाँ पर कम पढ़े लिखे थे, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नहीं समझदारी थी, और जो दक्षिण बिहार के लोग थे वो जागरूक थे, तो वो चाह रहे थे कि दक्षिण बिहार का कोई आदमी जो आ जाएगा चंपारण में तो उसको जागरूक कर देगा। अगर पुल बनाएंगे तो वहाँ से वो आदमी दक्षिण बिहार का पुल से होकर आ जाएगा चंपारण में, क्योंकि नदी की वजह से ज़्यादा लोग नहीं टप करके आता था, वहाँ पर बहुत दूरियाँ थी, बहुत बड़ा गंगा नदी पता है बहुत बड़ा नदी है, तो उसको पार करके आना बहुत ही मुश्किल होता था। तो चाह रहा था कि वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो सोच है, वहाँ के दक्षिण बिहार का आदमी का, वो चंपारण में नहीं फैले, ताकि हमारे अंदर जो हम शोषण कर रहे हैं उस चीज़ को वो सब नहीं समझे, वो सब समझे कि अपना अंधकार में जिए और मेरा हाँ वाही जो हम कह रहे हैं वही करे। तो यही इसी विचार से वो पुल नहीं बनवाना चाह रहे थे। बागी विचारों का असर चंपारण में क्या करा है, देर से पहुंचे। इस तरह चंपारण में वर्षों तक ब्रिटिश समाज की छत्र छाया वाला शासन चलता रहा। इसी तरह क्या हो रहा है कि कोई समझदारी नहीं था, मतलब कोई उनको समझाने वाला नहीं था। ऐसे तो हम जो हमारे जो दक्षिण बिहार जागरूक थे तो उसको कहाँ से मिलता, अगर वो लोग आते तभी तो हम लोग को समझाते, तो नहीं समझाने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य अपना शासन चलाता रहा, जो मर्जी हुआ अपने मन से किया, और हमारे जो किसान थे चंपारण के उस पर शोषण करते रहे, और ये लोग हंसते हंसते अपना कुर्बानी देते रहे। इसी वजह था कि ताकि उसको समझ में नहीं आए, वो लोग अपना अनजान बने रहे और हम राज करते रहें चंपारण में। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कि चंपारण जब गए थे गांधी जी, तो शिक्षा के लिए उसमें गांधी जी ने क्या क्या अपना योगदान दिए हैं बताइए। तो आंसर है चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने अनेकों काम किए। उनका विचार था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्या को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किया, एक बरहरवा, एक मधुबन और एक भितहरवा। देखिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन और आंसर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है और आपको याद रखना है कि ऐसा 3 गांव कौन कौन सा था, बरहरवा, मधुबन और भितहरवा। वो चंपारण जिले का कोई गांव का नाम है। तो कुछ निष्ठावान कार्यकर्ता को 3 गांव में तैनात किया। गांधी जी ने ये पूरा योगदान किए हैं। बरहरवा के विद्यालय में श्री बब्बन जी गोखले और उनकी पत्नी विदुषी अविंतका बाई गोखले ने चलाया। बरहरवा में और मधुबन में नरहरिदास पारीख और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, जिन महात्मा गांधी की पत्नी, ठीक है, तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को नियुक्त किया। कस्तूरबा गांधी भितहरवा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों से देखभाल की। देखिए सबसे पहले ही पूछ रहे हैं कि गांधी जी क्या क्या व्यवस्था किए, तो गांधी जी जाकर के सबसे पहले कहा है कि बच्चों का शिक्षित करना ही बहुत ही ज़रूरी है। जब तक बच्चा नहीं शिक्षित होंगे तो हमारा देश का क्या होगा, आर्थिक समस्या नहीं सुलझेगा। और उसके लिए क्या किया, 3 जगह अपना स्कूल स्थापित किए, एक बरहरवा, एक मधुबन और एक भितहरवा। और बरहरवा में किसको किसको बहाल किए हैं, श्री बब्बन जी को और उनकी पत्नी अवंतिका बाई को, गोखले को। मधुबन में किसको, नरहरिदास और पारीख और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को। और वहाँ पर उसके बाद था भितहरवा में उसको सेक्रेटरी महादेव देसाई को नियुक्त किया गया। तो इस तरह क्या है, कस्तूरबा गांधी
कस्तूरबा गांधी भिथरवा आश्रम में भी रही और उसकी पत्नी क्या था, भिथरवा में जो स्कूल था वहाँ पर उनकी पत्नी आश्रम में भी रही और उसके वहाँ पर स्वयं सेवक का काम करके देखभाल की और उसका जो चंपारण में जो था वो शिक्षा उत्थान के लिए इतना इम्पोर्टेंट काम किए ताकि हर बच्चा के पास समझदारी आए और समझे कि हमारे देश में क्या चल रहा है। हम जानते हैं कि हमारे देश का बच्चा ही हमारे देश का नेता होता है, तो हम सबसे पहले हमको बच्चे की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे नवयुवक है, जो हमारे चाइल्डहुड है, वो सब हमारे देश की नेता होता है और उसी को हमको सबसे पहले जागरूक करना है और समझदारी दिखाना है और शिक्षित करना है। तभी हमारे देश की शिक्षा बढ़ेगी, तभी हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गांधी जी को ये समझ में आ गया था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। चलिए, और वो हमेशा चाहते थे गांधी जी की कोई भी अनपढ़ नहीं रहे, सब शिक्षित रहे। तो इसलिए चंपारण में बहुत ही अशिक्षित था, इस वजह से उन्होंने ये कदम रखा। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? अब गांधी जी का जो शिक्षा जो संबंधित जो है उनका आइडियल क्या है? चलिए हम क्या आंसर दिए, देखिए। गांधी जी शिक्षा का मतलब सुसंस्कृत बनाने और निष्कलुष चरित्र निर्माण समझते थे। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आचार्य पद्धति के समर्थक थे। वर्तमान शिक्षा पद्धति को वे खौफनाक और घृणा मानते थे, क्योंकि शिक्षण का मतलब है बौद्धिक और चारित्रिक विकास, लेकिन यह पद्धति उसे कुंठित करती थी। कह रहे हैं कि जो किस तरह विद्या, किस तरह पढ़ाई को वो अच्छा मानते थे। तो वो कह रहे हैं कि जो आजकल वर्तमान में जो पढ़ाई चल रहा है उसको वो अच्छा नहीं समझते। बौद्धिक और चारित्रिक विकास को ये पद्धति से वो मतलब खुश नहीं थे। इनका कारण था कि इस पद्धति में बच्चों को पुस्तक रटाया जाता है। मेन चीज़ है कि पुस्तक को रटाना नहीं है किसी चीज़ को। अगर हम जो बता रहे हैं, अगर हमारी बात समझ में आ रही है आपको, तो ही आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे एग्ज़ाम में या कहीं भी, या किसी और को बताएंगे। अगर हम आज रटा रहे हैं आपको तो आप कल भूल जाएंगे। तो इस ऐसी पद्धति को क्या कहते थे गांधी जी कि ये गलत पद्धति है, ये गलत नियम है। ऐसा रटाने से हमारी देश की भविष्य क्या है, खतरे में हो सकता है। ताकि क्या कर रहा है, ताकि आगे चलकर वो कलर का, देखिए जो रटाया जाएगा तो वो कलर का काम करेगा, मतलब एक छोटा सा काम कर सकता है। उनका सर्वांगीण विकास से कोई मतलब नहीं है। वो पूरा डाइवर्सिटी, उसका दिमाग ज़्यादा नहीं सोचेगा, वो उसका विकास नहीं होगा। कह रहे हैं गांधी जी की, देखिए गांधी जी का कहना है कि गांधी जी जीविका के लिए नए साधन सीखने के इच्छुक बच्चों के लिए औद्योगिक शिक्षा के पक्षधर थे। मतलब उनका कहना था कि ऐसा शिक्षा हो जो बच्चे को सोच समझ में आए कि हमको क्या करना है। एक अलग से बच्चे से ही दिमाग में बैठा लेना है कि हमको ये करना है। और औद्योगिक शिक्षा, इंडस्ट्रियल एजुकेशन, उसके पक्षधर थे कि बच्चा अपने आप में स्किल डेवलपमेंट करे, ताकि हुनर सीखे, कि ताकि आगे पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी सीख जाए, तो आगे जाके उसको दिक्कत ना हो अपना दिन चलाने के लिए, अपने घर परिवार चलाने के लिए। स्किल डेवलपमेंट हो। एक रटा हुआ विद्यार्थी नहीं चाहिए, एक हुनरबाजी चाहिए। एक पढ़ाई के साथ साथ हुनर आना चाहिए उसमें। वे ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग अपने पेशे और जीवन को सुधार करने में लगाए और ज़िंदगी बनाए। कह रहे हैं कि जो उसके पास नॉलेज आ रहा है उस नॉलेज को इस तरह लगाना है, अपनी स्किल डेवलपमेंट करना है, अपने अंदर जो हमारा जो काम करने का जो क्षमता है उसको सुधारे और अपना पेशा बनाए कि हमारा क्या पेशा रहेगा जो आगे हमको ज़िंदगी निर्वाह करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ताकि सब परफेक्शन हो। पढ़ाई के साथ साथ रटूमल विद्यार्थी नहीं बने। इसको आदर्श मानते थे कि ज्ञान के साथ उपयोग अपने पेशे और जीवन को सुधार करने में लगाए, जिससे इसका ज़िंदगी बन जाए। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। पुंडलिक जी कौन थे? आंसर देखिए, पुंडलिक जी भिथरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। ध्यान देना है, क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुंडलिक जी कौन थे? भिथरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से सन 1917 से बुलाया था शिक्षा देने और ग्रामीण के भय दूर करने के लिए। पुंडलिक जी ऐसे थे ना, बहुत ही निर्भय व्यक्ति थे और वो चाहते थे कि पुंडलिक जी जो आए ना तो वो सबको चाहे कि निर्भय वाला विद्या से एकदम निडर हो। कभी डर नहीं था उनके पुंडलिक जी के आंखों में, एकदम निर्भय होकर के, चाहे अंग्रेज हो चाहे उनके कोई भी शासन करने वाला हो, सबसे वो निर्भय से बात करते थे। इसीलिए गांधी जी
इनको बुलाए थे, ताकि जो जितने भी हैं चंपारण में वो सबको, जो कमज़ोर आदमी हैं, जो डरते हैं, उसको डर दूर करने के लिए उनको बुलाए थे। जो कहाँ थे वो टीचर? भितहरवा आश्रम में टीचर थे, और वो शिक्षा देने और ग्रामीणों को भय दूर करने के लिए उनको बुलाए गए थे। मतलब डरे नहीं, डट के लड़ना है अंग्रेज़ों से, हमको आँख से आँख मिला करके उनसे बात करना है, इसीलिए पुंडलिक जी को बुलाए गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, गांधी जी के चंपारण के आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखकों ने किया? इन सीखों की आज आप कितना उपयोगी मानते हैं? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। गांधी जी के 2 सीख है, पहली निर्भीकता और दूसरी सत्य का उच्चारण। जैसे लिखे हैं आपको ऐसे ही लिखना है। निर्भीकता लिखे अंडरलाइन करना है और बोलना है कि गांधी जी का 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 गुण। निर्भीक होने का अर्थ होता है अपनी सच्ची बात पर अडिग रहना। जो इंसान में, अगर कोई इंसान सच रहता है तो उसको डर नहीं होता है, निर्भीक होकर रहता है। तो इसका मतलब जो सच है तो क्या होगा, वो निर्भीक होकर अपने बात पर अडिग रहेगा। निर्भीक होना, उदंड होना अलग है। अब कोई कहेगा कि निर्भीक हो रहा है तो इसका मतलब उदंड है, तो उदंड नहीं होता है, वो अलग बात होता है। उदंडता का एक गलत आचरण होता है, जबकि निर्भीक होना एक महत्वपूर्ण आचरण है। अगर किसी इंसान में निर्भीक होने का आचरण है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आचरण। क्यों? क्योंकि वो उसमें सच्चाई छिपा है। अगर कोई भी काम करता है तो सच की तरह से करता है, सच्चाई पे करता है, तो उसको डर नहीं होता है, वो उदंडता नहीं होता है। उदंडता मतलब कि आप किसी की बात मान ही नहीं रहे, अपने मन से कर रहे हैं, अपने मन से जिए जा रहे हैं। आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, मतलब ये होता है उदंडता। निर्भीकता क्या होता है कि अपनी सच्चाई से मेहनत कर रहे हैं तो आपको डर नहीं है। एग्ज़ाम की बात बोल रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक होता है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम अच्छे से नंबर लाएंगे, तो ये होता है निर्भीक की बात कि आपको सच्चाई मालूम है कि हम पढ़े हैं। और एक होता है उदंडता कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन फिर भी आपको मन है कि हम कैसे भी करके हम जाएंगे, अच्छे से आएंगे, तो एक उदंडता पूर्वक होता है। ये गलत आचरण होता है, ये महत्वपूर्ण आचरण नहीं होता। निर्भीकता क्या होता है? महत्वपूर्ण आचरण होता है। ये गांधी जी का प्रथम बात था सीख, और दूसरा था सत्य का आचरण। देखिए कैसे देना है, सत्य का आचरण देना है, अंडरलाइन देना है और लिखना है कैसे। यह एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना होने पर संसार का अस्तित्व भी संकट में ही आ जाता है। सही बात है, अगर सच्चाई नहीं रहेगा तो कोई नहीं समझेगा कि संसार है कि नहीं। संसार अगर सच्चा है, इंसान सच्चाई है, तभी ये संसार टिका हुआ है। अगर जिस दिन सच्चाई इस दुनिया से निकल जाए उस दिन संसार ही नहीं रहेगा। कह रहा है अस्तित्व मीन्स क्या होता है? पहचान। पहचान ही संकट में आ जाएगा। बिना तथ्य की जानकारी की कोई बात करना, बिना कोई सच बात समझे बात करना या अफवाह उड़ाना, ये सब क्या है? गलत बात है। विश्वास की नींव सत्य के आचरण पर ही टिकी है। अगर आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सच्चाई पे हैं कि हाँ वो आदमी हमको सच बोल रहा है, तभी तो आप विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि इसके न होने से हम मानव कहलाने का स्वभाव खो देते हैं। अगर आप किसी को झूठ बोल रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये आदमी ये नहीं है, और हमारी पहचान जो विश्वास पर टिका है वो समाप्त हो जाती है। और जो हमको वो पहचानता है कि नहीं ये अच्छा आदमी है और आप अच्छा आदमी नहीं दिखाते हैं, तो क्या होता है कि इसका विश्वास टूट जाता है कि आप अच्छे आदमी नहीं हैं, आपका पहचान ख़त्म हो जाता है। तो यही कह रहा है कि 2 सीख बहुत ज़रूरी है, एक निर्भीकता और एक सत्य का आचरण। समझ हो गए होंगे क्वेश्चन का मतलब, और आप अच्छे से लिखिएगा एग्ज़ाम में। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, यह पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न खड़ा करता है? कह रहा है कि जो ये चैप्टर दिया गया है तो आपको क्या समझ में आ रही है चैप्टर का मतलब, कैसा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है। चलिए हमारे आंसर हम देखिए हम क्या लिखे हैं। इस पाठ में चंपारण में प्रवाहित होने वाली नदियाँ गंडक, पंडई, भसान, सिकराना आदि नदियाँ किसी ज़माने में वनश्री के ढके वक्ष स्थल में किलकारती रहती थी, अब विलाप करती है, निर्वस्त हो गई है। कह रहे हैं कि एक चंपारण जिला में पहले एक नदी थी। नदी जैसे बहुत था, गंडक था, पंडई था, भसान था, सिकराना था। ये जो नदियाँ थी तो पहले क्या था, जो नदियाँ जो बहती थी तो पहले बहुत सारा पेड़ सब था, पेड़ पौधा सब था, तो जिससे लगता था कि कोई आदमी ढका हुआ कपड़ा से आदमी खड़ा है। लेकिन अब क्या होता है कि अब जो नदियाँ जो है पूरा पेड़ पौधा कट गया है, तो लग रहा है कि पूरा नदी का निर्वस्त्र हो गया है, वस्त्र पूरा हट गया है और वो रो रही है, इस तरह मालूम पड़ता है।
विलाप करती है और निर्वस्त हो गई है। इसके अनेक समस्याओं ने जन्म लिया है, जैसे नदियों का कटाव, बाढ़, पर्यावरण प्रदूषण, अनियमित वर्षा या वर्षा कम होना। यही प्रश्न खड़ा होता है कि इसका निवारण कैसे करें। देखिए, ये तो मन में आता है ना कि जैसे पेड़ सब कट गया, ये कट गया, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, वर्षा हो रही है तो वर्षा हो ही रही है, अगर नहीं हो रही है तो वर्षा होवे नहीं करता है। तो यही सब प्रश्न खड़ा हो रहा है कि अब इससे हम कैसे निवारण कैसे करें। मतलब इतनी जो महत्वपूर्ण आपदा आ रही है, ऐसा भयंकर भयंकर आपदा आ रही है, हम इससे बच्चे कैसे हम सुझाव करें इस चैप्टर में। तो इन समस्या का निदान के लिए सबसे पहले क्या होता है, वनों की कटाई पर रोक लाना है और वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो तभी तो हमारा क्या है, पर्यावरण सुरक्षित होगा। मेन चीज़ यही है इस चैप्टर का मतलब। चलिए प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। अर्थ स्पष्ट कीजिए कह रहा है। कौन नंबर है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। हमको कह रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, हमको समझाइए कि वसुंधरा भोगी और मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। मतलब एक ही आदमी है लेकिन उसका दो पहचान है, एक होता है अच्छा आदमी और एक होता है धर्मात्मा आदमी। कैसे, मतलब बताइए हमको। तो इसका हम उत्तर दिए हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ जगदीश चंद्र माथुर ने मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति और दूषित मानसिकता का वर्णन किया है। पाशविक में क्या होता है कि पशु वाला जो प्रवृत्ति होता है, जैसे जानवर वाली प्रवृत्ति, और एक गंदा विचार, दूषित मानसिकता का इसका वर्णन किया है। ये जो हमारे लेखक हैं मनुष्य का कह रहा है, दो उसका नेचर होता है। एक तरफ मनुष्य जंगल काटे जा रहा है, खेतों के पशु पक्षियों आदि को नष्ट कर रहा है और नदियों पर बांध बनाकर उसे नष्ट कर रहा है। तो दूसरी ओर क्या होता है कि धर्मांध मानव गंगा को मैया कहते हैं। देखिए, एक तो आप नदी जो पूरा क्या हो रहा है, जिससे नदी को अच्छा लगता था कि हम वस्त्र पहने हैं पेड़ पौधा से, उसको लगता था कि हम मेरा वस्त्र है, उसको निर्वस्त्र कर रहे हैं आप। और एक उसको गंगा मैया भी बोल रहे हैं आप। उस पर बड़ा बड़ा नदी पर बांध बनाए जा रहे हैं जिससे उसको कष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, और कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं मैया कहते हैं। और अपने घर की नाली, कूड़ा करकट, पूजन सामग्री जो प्रदूषण ही फैलाते हैं गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं। एक तो हम उधर गंगा मैया कह रहे हैं और एक तरह क्या है, उसको हम प्रदूषण फैला रहे हैं, उसको हम गंदा कर रहे हैं। कहते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब अच्छा बोल रहे हैं लेकिन उसके साथ क्या कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहे हैं आप। इस प्रकार दोनों इस प्रकृति को नष्ट करने में लगे हैं। तो क्या है, दोनों जो है, दोनों प्रकृति जो है, इस तरह हमारा क्या है, दोनों प्रवृत्ति क्या हो रहा है, प्रकृति को नष्ट कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। मतलब दोनों पहचान एक ही आदमी का है लेकिन एक ही सिक्का जो है, तो दोनों इसका एक ही आदमी का दो पहचान है कि मुंह में राम बगल में छुरी, अच्छा बोलना और काम दुर्व्यवहार करना। इसका मतलब ये होता है कि आप भगवान को, अब गंगा जी को मैया भी करते हैं और उसके साथ क्या हो रहा है, दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं। तो यही कहा है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं आशय स्पष्ट करने के लिए। कैसी है चंपारण की यह भूमि मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। कह रहा है इसका अर्थ क्या होगा। कैसी है चंपारण की यह भूमि जो मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। आंसर देखिए, चंपारण की यह गौरवशाली भूमि महान है। यह अनेक आक्रमणकारी तथा बाहरी व्यक्तियों आए, उन्होंने या तो इस पावन भूमि को क्षति पहुंचाई या आकर बस गए, किंतु धन्य है इसकी सहनशीलता एवं उदारता। इसने इन सबको भुला दिया, क्षमा कर दिया। ऐसे प्रतीत होता है कि इसने विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंप दिया, जिससे इसने किसी प्रकार की प्रतिकार नहीं किया। देखिए, कह रहे हैं कि चंपारण की भूमि बता रहे हैं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो ये अपना पूरा संपत्ति किसी को प्रस्तुत करती है। करे इसके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ, लोग इसके साथ वन कटाई किया, ये इतना क्षति पहुंचाया, लेकिन क्या है कि अपना सब कुछ भुला करके अपनी संपत्ति फिर भी सौंप रही है। फिर भी उनके पास जितनी भी जो भी है संसाधन वो हमको सौंप दे रहा है और उसमें कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। फिर भी वो चुपचाप खड़ी हैं, बैठी हैं। भूमि है, महान है,
वो कभी भी इतना हम लोग क्षति पहुँचाएं, लेकिन फिर भी आज हम लोग को उपजाऊ बना करके अपना जो भोजन होता है वो हमको खिला ही रहा है। यही कारण है कि हम दुर्व्यवहार करें, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ अभी तक व्यवहार ही में है, व्यवहारिक रूप से ही पेश आ रही है। जो भूमि अभी तक आपदा नहीं इतना दिखाई है, कहने का मतलब ये है। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोगों के विभिन्न स्थानों के से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहाँ हैं, कहाँ से आए और किस लिए वहाँ आकर बसे। कह रहे चंपारण जिला में जो कहाँ से आदमी आया था इसके बारे में बोल रहे हैं बताने के लिए। चलिए आपको बताना ही पड़ेगा, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चंपारण में विभिन्न जाति के लोग समय समय पर भिन्न भिन्न स्थानों से आकर बस गए। सबसे पहले यहाँ देखिए जो इम्पोर्टेंट हैं हम अंडरलाइन कर दिए हैं, आप समझिए इस बात को, और नहीं होगा तो आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। पहले यहाँ कर्नाट वंश के लोग आए, ये दक्षिण से थे और यहाँ आकर बस गए। इस वंश के लोग मिथिला और नेपाल विजय के लिए आए थे। किस लिए आए थे? नेपाल और विजय के लिए आए थे। फिर उसके बाद थारू और धांगर जाति यहाँ आजीविका की खोज में आई। यहाँ धांगरों की अंग्रेजों और रामनगर के राजा नील की खेती के लिए आए थे। दक्षिण बिहार के गया जिले से भूया लोग भी इसी तरह नील की खेती के लिए आए, हिमालय की तलहटी में लाए गए। फिर राजकुल वंश के वंशज आक्रमणकारियों से परेशान होकर आए। उपजाऊ भूमि से संपदा प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने आए। फिर पूर्वी बंगाल के शरणार्थी भी त्रस्त होकर आए। तो अब जाने होंगे कि कौन कौन से आए थे। एक ब्रिटिश साम्राज्य जो साम्राज्य स्थापित करने के लिए आए थे, एक पूर्वी बंगाल के शरणार्थी भी आए थे, एक राजकुल वंश के लोग आए थे, एक भूया लोग भी आए थे, और ये है कर्नाट वंश के लोग आए थे, थारू और धांगर जाति भी आए थे। तो किस लिए आए थे हम सब एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा, जो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो लॉन्ग वीडियो हो जाता है, तो हम बता ही दिए हैं, एक बार और आप देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। पाठ के में लेखक नारायण का रूपक रचता है, वह रंग राग रूपक क्या है? रूपक का पूरा विवरण प्रस्तुत कीजिए। कह रहा है कि नारायण का रूपक क्या होता है। थोड़ा सा ही इम्पोर्टेंट हमको क्वेश्चन नहीं लग रहा है, फिर भी अगर दिया हुआ तो फिर भी हम आप लोग को बता दिए हैं। भारतवर्ष के रूपक का सर्वथा पूर्व और प्रारंभिक रूप ऋग्वेद में प्रार्थना मंत्रों और संवादों के रूप में मिलता है। हम जानते हैं कि जितना भी मंत्र रहता है, जितना भी गान वान रहता है, वो क्या होता है? ऋग्वेद में मिलता है। सॉरी, गान नहीं, मंत्र जितना भी उच्चारण होता है वो ऋग्वेद में मिलता है, प्रार्थना मंत्रों का। और उसका संवाद अलग मिलता है, उसका संवाद उसी में। इसके दो भेद होता है कि रूपक, जिसमें क्या होता है रस की प्रधानता रहती है, इसमें जितना कहानी का जो लय होता है उसका प्रधानता रहता है। वो एक होता है उपरूपक, जिसमें नृत्य मार की प्रधानता होती है। एक बताया गया है कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, जो हमको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। अगर नहीं होगा तो आप नहीं भी लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। नील्हे गोरे और गांधी जी जुड़े प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखिए। कि बोल रहा है नील्हे गोरे और गांधी जी का क्या प्रसंग है, उस के बारे में आप अपने शब्द आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंपारण में रैयतों और किसानों पर नील्हे गोरे का अत्याचार बहुत ही उत्कर्ष पर था, बहुत ही हाईलाइटेड था। इस बात को सब जानते थे, पूरा देश भर में इसका चर्चा था। ये नील्हे गोरे उसके साथ पशुवत व्यवहार करते थे। ये जो गोरे था, यानी गोरे मीन्स क्या होता है, यहाँ पर बताया गया है अंग्रेजों के बारे में कि पशु जैसा व्यवहार करते थे। जिस रास्ते पर नीले साहब, मतलब कि जिस तरह पर अंग्रेज जाता था, सवारी जाती, जिस नीले साहब की सवारी जाती, उस रास्ते पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जाते थे। समझिए, जिस रास्ते वो जाया उस रास्ते पर हमारा देश होकर भी हम लोग अपना उस रास्ते पर नहीं चल पाते थे, अपना जानवर भी नहीं ले जा पाते थे। यदि किसी रैयत के यहाँ उत्सव या शादी विवाह होते थे तो साहब के यहाँ नजराना भेजता था। देखिए, उसी को पैसा देना पड़ता, उसका उत्सव मनाए, वो शादी विवाह वो करे और उसका हम लोग पैसा दें।
नजराना भेजना पड़ता था। यहाँ तक कि साहब के बीमार पड़ने पर उनके इलाज के लिए भी रैयतों से वसूली होती थी। देखिए जो रैयत था, जो यानी कि जो बटैयादार जो होता है, उससे भी पैसा लेता। बीमार पड़े वो पैसा हम दे, ये कहाँ का नियम था? इतना अत्याचार का अत्याचार हो रहा था हमारे देश में। इस प्रकार गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण के लोगों को भय और अत्याचार के चंगुल से बचाने के लिए आए। तब नहीं देखा गया तो रामचंद्र शुक्ल जो है चंपारण के थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया। कितना ईस्वी में? 1917 ईस्वी में। और इन्होंने गांधी जी ने भय और जो अत्याचार हो रहा था उसे बचाए। उन्होंने ग्रामीण के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए 3 ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना की, जो हम आपको ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है, जो बता दिए हैं। एक भितरवा है और बताया गया 3 गो मधुबन है और एक बहरवा है, जिसमें वो विद्यालय स्थापित किया था, जो बताए हैं अभी कुछ देर पहले। क्वेश्चन में पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। उस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। जो गांधी जी ने क्या किया कि बच्चों को शिक्षा दिया, सबको भय दूर करवाया। पुंडलिक जी जो हैं वो निर्भीक टीचर थे, उसको बुलाए, उसको समझाए कि पूरा गाँव को जागरूक करना है, हमको अंग्रेज का विरोध करना है, जो हमारा शोषण हो रहा है गाँव में उसको विरोध करना है, हमको इस तरह ज़िंदगी नहीं जीना है, जो वो कहेगा उसका बात हमको नहीं मानना है, जो हमारे शोषण हो रहा है उसका विरोध करना है। तो गांधी जी आकर के बहुत ही अच्छा काम किए और बहुत ही जो भी था भय वो दूर किए, जो भी अशिक्षा था उसको शिक्षा सबको फैलाए, अशिक्षा को दूर किए। चलिए प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। चौर और मन किसे कहते हुए कैसे बने और इनमें क्या अंतर है? देखिए चौर किसे कहते हैं और मौन किसे कहते हैं और ये कैसे बनता है और इसमें क्या अंतर है? पहले हम तो अंतर इसी से पता चल जाएगा कि चौर का परिभाषा क्या होता है और मौन का परिभाषा क्या होता है, तो हमको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। और ये बनता कैसे हैं हम बता दिए हैं। चौर जो है इसके उथले ताल होते हैं जिसमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम होता है। इसके द्वारा खेती भी होती है, उसे ही चौर कहते हैं। देखिए चौर एक ऐसा तालाब समझिए, जो ऐसा तालाब जो उथले टाइप का, मतलब थोड़ा ऊपर टाइप का होता है। उसमें पानी क्या होता है, जो ज़्यादा गर्मी रहता है तो पानी सूख जाता है, कम ही हो जाता है, और जाड़ों में भी कम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ही पानी रहता है। और इस पानी से क्या होता है, खेतों को पटाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, चौर। और मन क्या होता है, ये एक विशाल, ये गहरा पानी का तालाब होता है, इसमें हमेशा पानी रहता है। और ये मन और चौर जब नदी पानी ज़्यादा हो कैसे बनता है, ये तो समझ गए होंगे कि क्या होता है। चौर उथला मतलब तालाब समझिए, ताल मीन्स क्या होता है, झील जैसा होता है। उथला तालाब मतलब ऊपर वाला उठा हुआ, और जो मन जो है क्या है, गहरा होता है, लेकिन पानी दोनों में रहता है। मन में हमेशा पानी रहता है, चौर में क्या होता है, कम हो जाता है जाड़ा और गर्मियों में। और खेती की जो होता है खेत से पटाया जाता है, चौर वाला जो भी तालाब होता है उसमें। और मन में तो हमेशा पानी, तो उसे कभी भी पटा सकते हैं। और ये बनता कैसे हैं ये समझा रहे हैं। ये मन और चौर जो है, जब नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा फैलाव हो जाता है और उसी दौरान बनता है। अब देखिए कहीं पानी नदी में है, अब वो ज़्यादा पानी बढ़ गया तो वो जो जहाँ पर गड्ढा हुआ था, जहाँ पर गड्ढा है ज़मीन का, वहाँ पर वो पानी फैल जाता है, पानी आ जाता है, जिससे जहाँ तो उसे हम चौर मन कहेंगे। और जो उथला गड्ढा रहेगा वहाँ पर पानी आएगा तो उसे हम कहेंगे चौर। इसी तरह होता है, जैसे पानी बाढ़ आया, अब बाढ़ आया तो हर जगह पानी गया, जहाँ पानी रुक गया उथला जगह पर उसे हम चौर कहेंगे, और जहाँ गहरा जगह पर पानी रुक गया उसे क्या कहेंगे, हम मौन कहेंगे। चलिए समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। कपिल वस्तु से मगध के जंगल तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी? लौरिया नंदनगढ़ से एक नदी रामपुरवा और भितरवा होते हुए कर रहे हैं। जो कपिल वस्तु का जो था मगध के जंगल तक यात्रा बुद्ध ने कैसे मार्ग कहाँ से गया था, सो बोल रहा है बताने के लिए। तो लौरिया नंदनगढ़ एक जगह का नाम था, से एक नदी जहाँ पर रामपुरवा और भितरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के लिए भिखनाथोरी तक जाती है। उस नदी का नाम है पैंड। इसी नदी के सहारे बुद्ध के मगध तक यात्रा की थी। जो कैसे गए थे उसके बारे में बताया है, जो आपको बता दिए। आप नहीं समझ में आ गया फिर से वीडियो देख लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए अब इस चैप्टर का हिंदी व्याकरण समझाने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आता है एग्जाम में 50 नंबर का आता है, कम से कम 20 नहीं 50 नहीं तो 20-30 आता ही है हिंदी व्याकरण। जो समाज तो आप 10वां में भी पढ़े होंगे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सदा नीरा कौन है, बहुव्रीहि समास। सस्य श्यामला कौन सा है, तत्पुरुष समास। नववधु क्या है, कर्मधारय समास। तीर्थ यात्रा क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास। शिक्षा प्राप्त क्या है, द्वितीय तत्पुरुष समास।
अब दूसरा क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण से संधि विच्छेद करे। विक्रम आदित्य लिखा है तो विक्रम जोड़ आदित्य। चित्रगोमम, चित्रगोम तो यह चित्र जोड़ उपम। निष्कंठक तो क्या होगा, नि जोड़ कंठक। उल्लास, उत जोड़ लास। इत्यादि, इति जोड़ आदि। चलिए अब वाक कर रहा है वाक बनाने के लिए। इसमें हिंदी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है वाक बनाने के लिए। तो मलिन क्या है, उसका वस्त्र मलिन है। कमाई क्या है, आजकल इंजीनियर की कमाई अच्छी हो रही है। देखिए वाक से भी पता चलता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। पुल चौड़ाई तो पुल्लिंग जैसा लग रहा है। छत्र छाया, आपकी छत्र छाया में रहना है, ये भी आपकी। तो क्या ही हमारा लगता है कि आपकी छत्र छाया में रहना है। जो भी वाक दिया गया है आप बना लीजिए। ज़्यादा स्त्रीलिंग पुल्लिंग बोलने की नहीं बोल रहा है, बस सिंपल से वाक बनाना है जो हम बना दिए। आप ट्राई कीजिएगा। प्रबंध, इस स्कूल में प्रबंध अच्छा है, आदर्श है। गांधी एक आदर्श पुरुष थे, आप बना दिए। अब करा उपवाक, उपवाक बनाने के लिए। सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल बिटप के तने पर आघात किया। तो ये कौन सा उपवाक है, संज्ञा उपवाक। उसके गिरते ही बिजली से दौड़ गई उसके सैनिकों में और हजारों तलवारों घने वनों के वृक्ष पर दूर पड़ी। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक। वे लगभग 1 साल रहे, क्रिया विशेषण उपवाक है इसमें। चलिए अब इसको चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाले हैं जो आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं होए। अच्छा से सुनिए। पहला क्वेश्चन है, माथुर जी की किस उपाधि से विभूषित किया गया था, तो विद्या वारिधि से। दूसरा क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था, तो कालिदास अवार्ड। तीसरा क्वेश्चन है, माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो उत्तर है बिहार राज्य भाषा पुरस्कार। चौथा क्वेश्चन है, माथुर जी की किस कांकी का मंचन 1936 में हुआ था, इसका आंसर होगा मेरी बांसुरी। पांचवा है, मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था, तो दूसरा आंसर होगा सरस्वती। छठा क्वेश्चन है, पुंडलिक कौन थे, तो उत्तर होगा शिक्षक, जो बताए हैं। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव डालने का मेन मोटिव रहता है लास्ट में कि आप जितना भी सब्जेक्टिव पढ़े हैं ना, तो आप हम ऑब्जेक्टिव कहते होंगे तो आपको उत्तर अपने आप आते होगा, इसलिए हम लास्ट में ऑब्जेक्टिव डालते हैं। शुरू में ऑब्जेक्टिव डाल देंगे तो आप समझेंगे ही नहीं, और जो सब्जेक्टिव आप क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं तो आपको पूरा कहानी समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का, तो आप ऑब्जेक्टिव खुद से लगा सकते हैं। इसलिए हम हर क्वेश्चन हर चैप्टर का लास्ट में ही डालते हैं ऑब्जेक्टिव। मेरा इसीलिए मतलब रहता है कि हम हमेशा ऑब्जेक्टिव लास्ट में डालता कि आप लोग खुद से खुद सॉल्व कर सके। हम तो बताएंगे ही, लेकिन आपको मन में भी आएगा कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए। चलिए 7वां क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था, तो जंगलों का कटना। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, अभी जो एक्सप्लेनेशन सुने होंगे तो आपको खुद ब खुद आता होगा ये क्वेश्चन। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस जिले का पर आधारित है, तो चंपारण पे बताए थे। और 9वां क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा में किस नदी का संबोधन किया गया है, तो गंडक नदी का। और 10वां क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर क्या है, तो वो एक नाटककार हैं। तो इसी के साथ ही मेरा जो है चैप्टर, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और व्याकरण सहित जितना भी क्वेश्चन था इस चैप्टर का, हमने पूरा ख़त्म कर दिया। और आपसे रिक्वेस्ट भी है और उम्मीद भी है कि आप अच्छे से सुने होंगे और अच्छा से समझे होंगे। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और वीडियो देख लीजिए। ज़रूरी होगा कि आपको 2 बार में आपको हम समझ में आ ही जाएगा। पहला वीडियो में नहीं समझ में आती है, एक बार और वीडियो देख करके देख लीजिए। ये ज़िंदगी का सवाल है, बस 1-1.5 महीना ही मेहनत करना है। इसके बाद आपके बाद अगर अच्छे नंबर आएंगे तो आप अगला की तैयारी करेंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। इसीलिए अभी जो मेहनत करना है अभी ही कर लीजिए, अभी कहीं पर नहीं जाना है। अब सिर्फ आपको पढ़ाई पे फोकस देना है। अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, अब मन ला के पढ़िए। जो भी वीडियो डाला जा रहा है आपको उस वीडियो को बार-बार अच्छे से देखिए, ताकि ये आप जो हिंदी व्याकरण जितना भी हिंदी रहता है वो आपको नंबर बढ़ाने में और सब्जेक्ट में ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप हिंदी में अच्छा से अच्छा नंबर लेंगे तो आपका स्कोर ज़्यादा होगा, आपका मार्क्स अच्छा बनेगा, आपका परसेंटेज अच्छा होगा, तो आपकी जितना भी पकड़ होगा हिंदी में अच्छा बना रहेगा। इसीलिए आप मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और अगर आप नए हैं स्टूडेंट तो अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए स्टूडेंट हैं तो वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।